जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ मेकर माइंड में। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के NCERT साइंस के भौतिक विज्ञान से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हैं। बच्चों, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हम लेकर के आए हैं, ये आपके पूरे पाठ को तैयार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि किसी भी पाठ की विशेष तैयारी करने के लिए, उसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए उसके जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उनको दिमाग में रखना अति आवश्यक होता है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित प्रश्न, जिनसे आपके बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं। तो आपके सामने ये जो है पहला पॉइंट है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा एवं वस्तु के आकार के बराबर होता है। जैसे बच्चों, ये जो समतल दर्पण हो गया, मान लीजिए कि ये कोई हमारा समतल दर्पण है, तो इस समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ये सदैव ही आभासी बनता है और वस्तु के ठीक विपरीत में, यानी दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो ये रहा हमारा समतल दर्पण की ये पहला विशेषता। दूसरा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी कि वस्तु दर्पण के आगे होती है। तो बेटा, जैसे ये समतल दर्पण हो गया हमारा, इस समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की दूरी पर आगे। जैसे मान लीजिए इस वस्तु, ये समतल दर्पण हो गया हमारा, इससे अगर ये 10 सेमी दूरी पर आगे जो है वस्तु रखी गई है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा 10 सेमी पीछे ही बनेगा। ठीक है, तो ये जो है बराबर दूरी पर प्रतिबिंब परंतु पीछे बनता है। अगला टॉपिक है हमारा, अगला बिंदु कि समतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ये जो समतल दर्पण होता है इसकी जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या वो अनंत होती है, इन्फिनिट होती है, इसका कोई निश्चित माप नहीं होता। अब देखेंगे कि जो दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो विशेष हम इसकी व्याख्या न करते हुए आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगला देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। बच्चों, कोई भी गोलीय दर्पण हो या समतल दर्पण हो, किसी भी दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, अगर वो प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो हमेशा क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, और जब प्रतिबिंब आभासी रहेगा तो वह सदैव सीधा बनेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। अगर उत्तल दर्पण के सामने हम कहीं भी वस्तु रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है सदैव आभासी बनता है, और अभी आपने ऊपर देखा कि जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव सीधे बनते हैं, तो वह प्रतिबिंब सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, और साथ ही साथ वह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अगला है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। हमेशा जो है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। इसका कुछ अपवाद है। क्या है अपवाद? कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की स्थिति में प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है। बाकी जिसे अवतल दर्पण जो हो गया, मान लीजिए कि यह जो हमारा है अवतल दर्पण हो गया, यह कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब इस अवतल दर्पण में ये आपका मुख्य फोकस होता है, मुख्य अक्ष होता है।
यहाँ पर ये दर्पण का ध्रुव होता है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर हम यहाँ अगर F है और यहाँ R है, ठीक है, तो अगर इस वस्तु की स्थिति अगर ये ध्रुव और फोकस के बीच कहीं भी रखेंगे तो बस यही एक ऐसी स्थिति है जब प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। अन्यथा इसके इधर हम कहीं भी रखेंगे अनंत तक, F से लेकर के इधर आगे बढ़ाते जाएंगे अनंत तक कहीं भी रखेंगे, इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अगला है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f बराबर r/2 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला है, किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन वस्तु के आकार एवं उसके प्रतिबिंब के आकार पर निर्भर करता है। परंतु यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो है प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन वस्तु के आकार पर एवं प्रतिबिंब के आकार पर जो दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा है उसके प्रतिबिंब के आकार पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रतिबिंब के जो आकार बनेगा उसी के आधार पर हम आवर्धन का जो है गणना करेंगे कि आवर्धन कितना हो रहा है, जिसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आगे का पॉइंट है रेखीय आवर्धन। किसी भी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन जिसको हम यम से प्रदर्शित करते हैं H' बराबर -V/U होता है, ठीक है। ये रेखीय आवर्धन निकालने का फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले के द्वारा जैसे यहाँ देखिए m बराबर H' हो गया, जहाँ m क्या है, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन है, H' क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h वस्तु की ऊंचाई है। अब इसके माध्यम से हम देखेंगे कि प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कैसे जो है इस प्रतिबिंब की लंबाई पर जो है निर्भर करता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तब रेखीय आवर्धन 1 होता है। मान लीजिए कि ये जो प्रतिबिंब का आकार और ये वस्तु का आकार दोनों ही आपस में बराबर होते हैं, तो उस कंडीशन में आवर्धन का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर प्रतिबिंब का आकार क्या हो, 5 सेमी हो और वस्तु का भी आकार कितना हो, 5 सेमी हो, दोनों बराबर हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा हो तब आवर्धन 1 से अधिक होगा। अगर यहाँ पर जो है, यहाँ जो हमने देखा है कि H' में अगर ये मान अधिक रहेगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा 1 से अधिक होगा। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हो तब आवर्धन 1 से कम होगा, ठीक है। अगला है गोलीय दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध। तो क्या संबंध है, 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है, ठीक है। जहाँ F क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है, V क्या है, दर्पण के ध्रुव से जो है प्रतिबिंब की दूरी, और U दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है, ठीक। आगे मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबाइयां धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं। जैसे कोई भी दर्पण हो, ठीक है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ये हमारा मुख्य अक्ष है। इसके ऊपर की जो लंबाइयां होती हैं इसको हम पॉजिटिव में लेते हैं यानी धनात्मक लेते हैं, और अगर नीचे की लंबाइयां हैं तो इनको हम क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दर्पण के ध्रुव से आभासी प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक तथा वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी भी
ऋणात्मक अर्थात सामने होती है। जैसे आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कहाँ रहता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के पीछे, इधर दर्पण के पीछे अगर हम इसको अक्ष मान लेते हैं और इसको मूल बिंदु मान लेते हैं तो इधर की दूरियां जो हैं धनात्मक नापी जाती हैं और बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक नापी जाती हैं। ठीक है, तो उसी कंडीशन के हिसाब से हम देखेंगे कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो ये जो दूरी होगा ये धनात्मक हो जाएगा भी के लिए। ठीक है, आगे देखिए, उत्तल दर्पण में यदि प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रख दी जाए, किस दर्पण में, किस दर्पण की बात कर रहा है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है ये। अगर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रख दी जाए तो परावर्तन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, देखिए उत्तल दर्पण क्या है, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया ये, जिसका परावर्तक पृष्ठ उत्तल होता है अर्थात उभरा हुआ होता है। और हम जानते हैं कि किसी भी दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाईं ओर रखा जाता है। तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये कौन सा पृष्ठ हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस कंडीशन में, चूँकि इस दर्पण में यानी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, तो वही कह रहा है कि उत्तल दर्पण में यदि प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रख दी जाए, अब प्रतिबिंब के स्थान पर हम क्या रख दें, यहाँ वस्तु रख दें, तो इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराएंगी तो चूंकि परावर्तक पृष्ठ तो हमारा बाईं तरफ है और इधर क्या है, ये कलई किया हुआ हिस्सा है, तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होगा ही नहीं। कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होगा, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हमेशा चिकने तल से होता है। ठीक है, तो ये रहा कि अगर दर्पण में प्रतिबिंब के स्थान पर, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रख दी जाए तो परावर्तन नहीं होता है। अगला है कि दर्पण में वस्तु की स्थिति सदैव दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर रखी जाती है। वह दर्पण चाहे कोई भी हो, वस्तु की स्थिति हम किधर रखते हैं, हमेशा बाईं ओर रखते हैं। ठीक है, और परावर्तक पृष्ठ भी हमारा किधर होता है, बाईं तरफ होता है। ठीक, बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला है वाहनों के साइड दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। वाहनों के साइड दर्पण में जो दर्पण का प्रयोग होता है वो कौन सा दर्पण होता है, हमारा उत्तल दर्पण होता है। रीजन क्या है कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के सामने अगर वस्तु की स्थिति कहीं भी हो, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, और साथ ही साथ आभासी बनता है। तो मेन हमारा मैटर करता है कि वस्तु जो है, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है और कहाँ बनता है, ये जो है उत्तल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है और साथ ही साथ सीधा बनता है, जिससे विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में देखा जा सकता है। इसलिए वाहनों के साइड दर्पण में उत्तल दर्पण का ही उपयोग होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।